वेलकम टू द पीरियड्स वर्ल्ड। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रसूल है। मैं माहिर अमराज़ बचकान हूँ। अक्सर पेरेंट्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं और कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, या इसकी नाक बंद रहती है या नाक से पानी बहता रहता है। और अक्सर पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब जब इसको छींकें आती हैं तो इसकी आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन को मेडिकली एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि इसमें एलर्जी का फैक्टर पाया जाता है। एलर्जी किसी भी एलर्जन से हो सकती है और अमूमन तौर पर जो देखा जाता है कि बच्चों को जिस चीज़ से एलर्जी होती है उसमें डस्ट एलर्जी है, माइट्स हैं, पेट एलर्जी है, और कई बच्चों को जैसे मौसम आता है मौसम बहार का तो उसमें पोलन बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो पोलन एलर्जी भी हो सकती है। ये डिफरेंट कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। इसमें से कोई भी बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को किसी भी एक कॉजेटिव फैक्टर से या एलर्जन से एलर्जी हो। हर बच्चे का डिफरेंट कॉजेटिव फैक्टर हो सकता है और इसमें इसके ट्रीटमेंट से ज़्यादा इसमें वो एलर्जन को प्रोब आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं कि इसकी अलामत क्या क्या होती हैं। इसमें अमूमन बच्चे जो प्रेजेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, उनकी नाक बंद हो जाती है या नाक बहनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से उनको कॉन्टीन्यूस एक इरिटेशन रहती है नाक में, गले में ख़राश हो सकती है और आंखें लाल हो जाती हैं या आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। जब पानी बहना शुरू होता है तो वो एक रूट मिल जाता है इन्फेक्शन को, जिसकी वजह से उनको कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। और अगर ये अलामात ज़्यादा शिद्दत की हों तो बच्चों को बुखार भी हो सकता है या उनको एक एलर्जी की वजह से जिस्म गर्म महसूस हो सकता है। कई दफ़ा बच्चों में ये इतना ज़्यादा फैक्टर पाया जाता है कि वो एनाफाइलैक्सिस में भी चले जाते हैं, जिसके लिए हमें आईवी मेडिकेशंस या ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब इसमें हम आगे मज़ीद बात करते हैं कि ये इनके फैक्टर्स जो हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर तो आप इसमें एक टेस्ट किया जाता है जिसको स्क्रीन प्रिक टेस्ट किया जाता है, जिसमें डिफरेंट एलर्जेंस जो हैं वो सबक्यूटिकली इंजेक्ट किए जाते हैं और उसका रिएक्शन देखा जाता है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस कैसे हैं या बॉडी उस डिफरेंट एलर्जेंस को कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करी है। और ये टेस्ट हमें हेल्प करता है कि हम किस चीज़ को अवॉइड करें ताकि एलर्जिक राइनाइटिस को रोका जा सके। अब इसमें अगर लेट्स सपोज अगर आपके बच्चे को डस्ट से एलर्जी है तो उसमें वो एडवाइस ये करते हैं कि आपका बच्चा जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क का इस्तेमाल करे, और अगर घर में है और उसको आप डस्टिंग कर रहे हैं या सफाई कर रहे हैं तो उस बच्चे को उस जगह पर मत बैठाएं। इसी तरह अगर किसी बच्चे को पेट एलर्जी है, जैसे घर में डॉग्स या कैट्स हैं, तो उसको अवॉइड करें क्योंकि उनके जो बाल होते हैं वो हवा में उड़ते हैं तो वो एलर्जी काज करते हैं। इसी तरह कुछ जो हमारे पास कुछ कैटल फार्मिंग है, देहातों में लोग भैंसों को या गाय को घर में रखते हैं तो कुछ बच्चों को उनसे एलर्जी होती है। अब इसी तरह जैसे पोलन एलर्जी है, पोलन को भी अवॉइड करना होता है। इसी तरह अगर आपने परिंदे घर में रखे हुए हैं तो आप परिंदों को भी घर से दूर रखें ताकि बच्चों को इसे अवॉइड किया जा सके, एलर्जिक राइनाइटिस बच्चों में बार बार ना हो। इसमें हम देख सकते हैं कि जिन बच्चों को एलर्जिक राइनाइटिस होता है उनमें दमा की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। उन बच्चों का गला बार बार ख़राब रहता है, टॉन्सिलाइटिस एंड एडिनॉइड्स बार बार उनमें होता है, जिसकी वजह से बच्चे अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कैरी नहीं कर सकते सही तरीके से और उनकी एक स्कूल लाइफ या डेली एक्टिविटी लाइफ भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारा उसमें हम एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। फेनरामीन या क्लोरफेनरामीन दे सकते हैं, उसके सिरप अवेलेबल हैं। उसके बाद हम सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं जिसमें लोरेटाडीन, सिट्रिजीन और डेस्फ्लोरेटाडीन भी है। ये नॉन सेडेटिव्स होते हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ जनरेशन जो एंटीहिस्टामिन्स हैं उसकी निस्बतन बच्चे इससे नींद कम आती है तो ये हम डेली बेसिस पर उनको दे सकते हैं। इससे भी अगर मसला हल नहीं होता तो हम नेज़ल स्प्रेज देते हैं, जैसे कि क्रोमलिन स्प्रेज हैं, नेज़ल स्प्रेज हैं, या ऑक्सीमेटाजोलिन नेज़ल स्प्रेज हैं। इसमें अमूमन हम देखते हैं कि जब भी कोई डॉक्टर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है नेज़ल स्प्रेज तो वो पेरेंट्स या बच्चे इसको आदत बना लेते हैं, जैसे ही मसला होता है तो वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे स्प्रेस में स्टेरॉइड पाया जाता है, तो ऐसे स्प्रेस को एक हफ़्ते से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर एक हफ़्ते में भी ये मसला हल नहीं होता
तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, ना कि आप खुद से दवाइयाँ इस्तेमाल करें और उसको प्रोलॉन्ग अरसे के लिए यूज़ करें। इसके बाद जो एक थेरेपी हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी का जो इलाज है उसका मसला ये है कि उसको जब इलाज को शुरू करते हैं तो उसके नताइज 1 साल बाद कम अज़ कम आना शुरू होते हैं और ये इलाज तकरीबन 4 से 5 साल तक कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन इसमें यह भी देखा जाता है कि कई पेशेंट्स इससे भी ठीक नहीं होते। तो इसके बाद और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मेन फैक्टर है वो ये है कि आप एलर्जन को रूल आउट करें, प्रोब करें कि ये एलर्जी उसको हो किस चीज़ से रही है। तो अवॉइडेंस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन दिस ऑप्शन और आप इसको लाजमी प्रोब आउट करें, अपने किसी मोस्टनल डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं तो एलर्जिक राइनाइटिस की जो इंसिडेंस है वो बढ़ रही है और तकरीबन 20 से 30% बच्चों में ये पाई जाती है। तो आप इसको इग्नोर मत करें, अपने किसी मोस्टनल डॉक्टर को चेक करवाएं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू सो मच।